हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। और आज की क्लास में हम लोग प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या की गिनती कैसे की जाएगी अगर उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में अवयव हो तो, है ना। हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में प्रतिदर्श समष्टि के बारे में देखे थे। तो अगर प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अधिक है तो उसकी गिनती कैसे की जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। उनके अवयवों की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कम होगी तो आसानी से गिन सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि दो सिक्के को उछालते हैं तो दो सिक्के को उछालेंगे तो उस पर हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। ये तो आसान है, आसानी से आप इसे बता सकते हैं। लेकिन जब उसमें अवयवों की संख्या अधिक होती है तो हम लोग कैसे उस अवयवों की संख्या को ज्ञात करेंगे इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि प्रतिदर्श समष्टि तथा घटना समष्टि में अवयवों की संख्या निकालना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ विधियां हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला नियम जो है गिनती का योग नियम। गिनती का योग नियम यानी कि लॉ ऑफ एडिशन फॉर काउंटिंग। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन फॉर काउंटिंग। चलिए तो पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं और फिर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, यदि दो घटनाएं A1 तथा A2 परस्पर अपवर्जी हों तथा A एक तीसरी घटना है जो तब और केवल तभी घटती है जब A1 और A2 में से कोई एक घटती है। तो A के जो A घटना है उसमें A में अवयवों की जो संख्या होगी, ये एक घटना समष्टि है। ठीक है, हाँ, A में अवयवों की जो संख्या होगी वह A1 में अवयवों की संख्या और प्लस में A2 में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। A2 में अवयवों के संख्या के बराबर होगी। ठीक है, या समझे बात को। यहाँ कह रहा है कि दो घटनाएं A1 और A2 परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और A एक ऐसी घटना है जो तभी होता है जब दोनों में से A1 और A2 में से कोई एक घटती है। तो A में अवयवों की जो संख्या होगी वो दोनों के अवयवों की संख्या के योग के बराबर होगी, यानी कि A के अवयवों की संख्या बराबर होगी A1 के अवयवों की संख्या प्लस A2 के अवयवों की संख्या के। समझ गए? तो यह नियम जो होगा ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। दो से अधिक घटनाएं दी गई हों और एक तीसरी घटना हो, एक चौथी घटना हो, पांचवी घटना हो, जो तभी घटता है जब उन सभी घटनाओं में से घटित होने पर वो घटे, तो उनको सबकी संख्याओं को जोड़ लेंगे, सबके अवयवों की संख्या को जोड़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। वही यहाँ कह रहा है
कि अगर A1 और A2 दो परस्पर अपवर्जी घटना है और A1 एक ऐसी घटना है जो तभी घटता है जब A1 और A2 में से कोई एक घटती है तो उसके अवयवों की संख्या दोनों के अलग अलग अवयवों की संख्या के योग के बराबर होगा। इसी को हम लोग कहेंगे गिनती का योग नियम। तो ये एक घटना समिष्ट के अवयवों की संख्या को ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है आपको जितनी भी घटनाएं दी गई हों, 2 से अधिक भी घटनाएं दी होंगी हो और एक मान लो 3 घटनाएं हैं, 3 घटनाएं इस तरह से है कि परस्पर अपवर्जी हैं और एक चौथी घटना ऐसी है जब तभी घटित होती है जब उनमें से तीनों घटनाओं में से कोई एक घटित होता है, तो उनके अवयवों की संख्या भी उन तीनों के अवयवों की संख्या के योग के बराबर होगी। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं, गिनती का गुणन नियम। गिनती का गुणन नियम, गिनती का गुणन नियम क्या है? यानी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग। ठीक है, गिनती का गुणन। तो हम लोग पहले से लिख लेते हैं कि यदि दो घटनाएं A1 तथा A2 हों तथा A एक तीसरी घटना है, A एक तीसरी घटना है जो तब और केवल तभी घटती है जब A1 और A2 में से प्रत्येक घटित हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें A1 और A2 ऐसी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं ऐसी हैं कि और A एक तीसरी घटना है जो तभी घटता है, A जो तीसरी घटना है तभी घटता है जब दोनों के दोनों घटित हो, A1 और A2 दोनों घटित हो। तो A में जो अवयवों की संख्या होगी वो दोनों के अलग अलग अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, अगर ये 2 से अधिक भी घटनाएं हैं, अगर मान लीजिए A1 A2 A3 3 घटनाएं हैं और A एक चौथी घटना है जो तभी घटित होता है जब तीनों की तीनों घटित होती हैं, तो वहां पे इन तीनों के गुणनफल के वो बराबर हो जाएगा, तीनों के अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा A के अवयवों की संख्या। समझ गए? 4 भी होगा तो इसी तरह से, 5 भी होगा तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, क्रमचय द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। क्रमचय यानी परमुटेशन द्वारा भी, परमुटेशन द्वारा भी किस तरह से? चलिए देखिए, यदि कोई घटना A तब और केवल तभी घटित होती है जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सजाया जाता है। ठीक है, तो A के अवयवों की संख्या कितनी होगी, है ना? A घटना के अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो वह जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर सजाया जा रहा है तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? NPR। परमुटेशन हम लोग पढ़े हैं ना जी 11th क्लास में ही। तो n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका ही ना फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग उसके अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे A की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि A ऐसी घटना है जो तब और तब केवल घटित होता है जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सजाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए NPR हो जाएगा उसके अवयवों की संख्या। समझ गए ना? हाँ, अगर वो प्रतिदर्श समिष्ट भी है तो उसी तरह से, समझ गए ना? प्रतिदर्श समिष्ट के लिए भी उसी तरह से चुनेंगे, उसी में से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, संचय।
संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, संचय के बारे में देखते हैं। तो ये क्रमचय के जैसा ही, लेकिन अगर चुनना होगा आर वस्तुओं को इन वस्तुओं में से, तब उसके लिए हम लोग बात करेंगे। यदि कोई घटना ए तब और केवल तभी घटती है जब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनी जाती हैं तो A में अवयवों की संख्या जो होगी वह NCR होगी, और इसके लिए n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर सजाने की बात हो रही थी क्रमचय में, और यहाँ संचय में वस्तुएं चुनी जा रही है इन विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे उनके अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए। समझे ना? चलिए, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसका हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं चैप्टर में, इसलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी घटना के अनुकूल स्थितियां, यानी फेवरेबल केसेस फॉर एन इवेंट। ठीक है, तो अगर इसको मैं परिभाषित कर देता हूं, फिर आप समझिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिदर्श समिष्ट के वे उपसमुच्चय जो किसी घटना के घटित होने की संभावना को सुनिश्चित करें, उस घटना के अनुकूल स्थितियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो, यहाँ समझ लो इसको, क्या कह रहा है कि प्रतिदर्श समिष्ट के वे उपसमुच्चय जो किसी घटना के घटित होने की संभावना को सुनिश्चित करें, उस घटना के अनुकूल स्थितियां कहलाती है। जैसे मैं मान लो एक पासे को फेंकता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और मैं यहाँ पर एक उपसमुच्चय लेता हूं E, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 2 4 6। तो यह जो आप उपसमुच्चय का देख रहे हैं, S का E जो उपसमुच्चय है, यह घटना के घटित होने की संभावना को सुनिश्चित कर रहा है कि इसमें 2 4 6 यानी सम संख्या प्रकट होना, तो ये इस घटना की अनुकूल स्थितियां कहलाएगी। समझ गए? चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, इसमें प्रायिकता को परिभाषित करेंगे, अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर उनकी प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।